एथ पे कमीशन आ चुका है, बट सैलरी कितनी बढ़ेगी? 50,000 या 70,000 मिनिमम? और क्या 3.68 फिटमेंट फैक्टर्स सच में रियलिस्टिक हैं? आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी बड़े सवाल की गहराई में जाएंगे। एथ पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग भारत सरकार का एक ऐसा क्रूशियल निकाय है जो लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, डिफेंस पर्सनल और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन का पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज करता है। देखिए, ये बड़े बड़े नंबर्स आजकल हर जगह छाई हुए हैं। सुनने में बहुत अपीलिंग लगते हैं, राइट? लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है या जमीनी हकीकत कुछ और ही है? आज हम इन्हीं मैसिव फिगर्स के पीछे की असली इकोनॉमिक्स को डिकोड करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज इस डिस्कशन का रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे कमीशन के बेसिक्स और फाउंडेशन से, फिर करंट टाइमलाइन समझेंगे, एम्प्लॉय यूनियंस की डिमांड्स पर नजर डालेंगे, फिटमेंट फैक्टर के मैथ को डिकोड करेंगे, सरकार का मैक्रो बैलेंसिंग एक्ट देखेंगे और आखिर में करेंगे एक क्लियर रियलिटी चेक। तो सबसे पहले आते हैं फैक्ट्स और फाउंडेशन पर। आखिर ये पे कमीशन काम कैसे करता है? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी लीगल डिस्टिंक्शन है जो अक्सर मिस हो जाता है। ये जो पे कमीशन बनता है ना, ये पार्लियामेंट के किसी स्पेसिफिक एक्ट या कानून के तहत नहीं बनता। एक्चुअली ये भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है। यानी सरकार इसका गठन करती है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस खुद तय करती है, जो एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं कि आयोग को किस दायरे में रहकर काम करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मेन काम क्या है? क्या सिर्फ सैलरी बढ़ाना? जी नहीं, ये पूरे कॉम्पेंसेशन सिस्टम का एक मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन के हिसाब से सैलरीज को एडजस्ट करना, अलग अलग रैंक्स के बीच बेपैरिटी बनाए रखना, एम्प्लॉयज का वेलफेयर इंश्योर करना और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सेक्टर में टॉप टैलेंट को रिटेन करके रखना। अब आते हैं टाइमलाइन पर। हाइप को साइड रख के देखते हैं कि करंटली हम एग्जैक्टली कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, 2025 में इसका ऑफिशियल गठन हो चुका है, लेकिन अभी हम कंसल्टेशन फेज में हैं, यानी अभी एम्प्लॉय यूनियन से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसकी डेडलाइन मई 2026 तक है। अब एक्सपेक्टेड इफेक्टिव डेट तो 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है, लेकिन इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होते होते इजीली मिड 2027 लग जाएगा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, तो मार्केट में उड़ने वाले सारे फिगर्स सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं। अब जब एक्सपेक्टेशंस की बात हो ही रही है, तो आइए ये देखते हैं कि वर्कफोर्स की एक्चुअल डिमांड्स कितनी मैसिव हैं। अभी जो 7th पे कमीशन चल रहा है, उसके बेसलाइन के हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, लेकिन 8th कमीशन से उम्मीदें बिल्कुल आसमान छू रही है। एम्प्लॉय यूनियंस जो मांग कर रही हैं वो शुरू ही 51,000 रुपए के एक मॉडरेट एस्टिमेट से होती है और 69,000 रुपए तक जाती है। सोचिए, 18,000 रुपए से सीधा 51,000 रुपए या उससे ज्यादा। और बात सिर्फ बेसिक पे की नहीं है, लिस्ट में और भी बड़ी डिमांड्स हैं। फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से लेकर 3.83 तक सेट करने की मांग है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को वापस लाने का प्रेशर है। एचआरए को बढ़ाकर 40% तक करने की डिमांड है और एनुअल इंक्रीमेंट को 6% तक ले जाने की बात चल रही है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये यूनियन एक्सपेक्टेशंस हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा हाई हैं। तो चलिए अब इस पूरे गेम के सबसे क्रूशियल पार्ट को डिकोड करते हैं। ये फिटमेंट फैक्टर आखिर क्या बला है और इसका मैथ्स कैसे काम करता है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो फिटमेंट फैक्टर एक सिंपल मल्टीप्लायर है, एक ऐसी फिक्स संख्या जिससे आपकी करंट बेसिक पे को मल्टीप्लाई किया जाता है और बूम, आपकी नई रिवाइज्ड बेसिक पे निकल आती है और इसी नई बेसिक पे पर आपके बाकी सारे अलाउंसेस कैलकुलेट होते हैं। इट्स दैट सिंपल। अब आपके दिमाग में आएगा ये नंबर 2.57। ये एक एब्सोल्युटली क्रूशियल बेंचमार्क है, क्योंकि 7th पे कमीशन में एग्जैक्टली यही मल्टीप्लायर यूज हुआ था। अब पूरी डिबेट इस बात पर है कि इस बार ये मल्टीप्लायर कितना आगे जाएगा।
आइए देखते हैं कि इस मल्टीप्लायर में एक छोटे से डेसिमल चेंज से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। मान लीजिए लेवल 1 पर किसी की बेसिक 18,000 रुपए है। अगर हम एक रियलिस्टिक 3.0 का फैक्टर लगाते हैं तो सैलरी हो जाती है 54,000 रुपए। लेकिन अगर यूनियंस के हिसाब से अग्रेसिव 3.68 फैक्टर लगता है तो यही अमाउंट सीधा 66,240 रुपए पहुंच जाता है। वहीं लेवल 10 पर देखिए, फर्क 1,68,000 रुपए से सीधा 2,06,000 के पार चला जाता है। ये स्पेसिफिक मैथ ही इन सारी उम्मीदों का एक्चुअल सेंटर पॉइंट है। लेकिन सरकार के नजरिए से देखें तो कहानी सिर्फ डिमांड्स की नहीं है। यहाँ शुरू होता है इकोनॉमी का मैक्रो बैलेंसिंग एक्ट। सरकार को इस फैसले के लिए नेशनल फिस्कल हेल्थ को ध्यान में रखना होता है, सिर्फ वेलफेयर को नहीं। उन्हें इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स, गवर्नमेंट का एक्चुअल रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा और देश की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, इन सभी वेरिएबल्स को लगातार बैलेंस करना होता है। इसकी स्केल को जरा समझिए। देश में करीब 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव एम्प्लॉइज और पेंशनर्स हैं। अगर अचानक से इन सबकी सैलरीज में एक मैसिव हाइक होता है तो मार्केट में हजारों करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कैश फ्लो आएगा। ये लिक्विड कैश महंगाई को अचानक से बढ़ा सकता है, जिसका सीवियर प्रेशर हमारी पूरी नेशनल इकोनॉमी पर पड़ता है। इसीलिए फैसले आर्थिक स्थिति को देखकर लिए जाते हैं। तो इन सब फैक्ट्स और डेटा को देखने के बाद फाइनल आउटलुक क्या निकलता है, आइए करते हैं एक रियलिटी चेक। सच्चाई यह है कि फाइनल रिपोर्ट आते आते एक ग्राउंडेड अप्रोच ही अपनाई जाती है। फाइनल रिकमेंडेशंस हमेशा एक बैलेंस्ड कॉम्प्रोमाइज होती हैं, एक ऐसा रास्ता जो एम्प्लॉइज की हाई एक्सपेक्टेशंस और देश के स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक बाउंड्स दोनों को बैलेंस करता हो। याद रखिए कि अभी जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो प्योरली एनालिटिकल फेज में है, क्योंकि रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। ये एक्सप्लेनर डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश थी। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे डेटा को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि 8th पे कमीशन का एक रियलिस्टिक आउटकम क्या होना चाहिए? अपने विचार और एक्सपेक्टेशंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम सभी एक बैलेंस्ड और बेहतर फाइनल आउटकम के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड रखते हैं। इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।